हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 25/1/2024। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है और कितने कथन सही है। अच्छा, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन पढ़ते हैं। कर गहरे समुद्र में ज्ञात सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान। ठीक है, जिसका हाल ही फिलहाल में मानचित्रण किया गया है। तो ये पहला गलत है। तो यहाँ गहरे समुद्र ध्यान देना है और उथले जल, तो वो तो अटलांटिक हो गया और उथले वाले में है। उथले जल में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ये दूसरा सही है। ठीक है, तो गहरे समुद्र के लिए अटलांटिक। चलिए इसको डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, सही है। चलिए आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। कर वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट पर स्थित सबसे बड़े ज्ञात गहरे समुद्र की मूंगा चट्टान का मानचित्रण किया है। अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है, करैया चट्टान लगभग 500 किलोमीटर लंबी है, जो फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना तक फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 110 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। रीफ का जो क्षेत्रफल है, ये ऊपर वाले का येलोस्टोन नेशनल पार्क से लगभग 3 गुना बड़ा है। हाल ही में पाई गई मूंगा चट्टान के विपरीत जो गहरे जल में सबसे बड़ी है, यानी कि ऊपर वाले के अनुसार, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ उथले जल में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली था। कथन दूसरा सही है। आइए देखते हैं दूसरा। तो दूसरा है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP, ठीक है, नेशनल मोनेटाइजेशन या फिर मॉनेटरी जो भी होता है मुद्रीकरण का, यहाँ पे इंग्लिश ध्यान में नहीं आ रहा, पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NMP में केंद्र सरकार की मुख्य आस्तियों को पट्टे पर देने के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पहला कथन सही है। कितने सही है ढूंढना है। इस पाइपलाइन का उद्देश्य राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2015 तक 6 वर्षों में 111 ट्रिलियन रुपए के निवेश का समर्थन करता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ भी है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है NIP। तो क्या बोलेंगे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, तो वो दोनों सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 4 वर्ष की अवधि वित्त वर्ष 2022 से 25 में सड़कों, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की मुख्य आस्तियों को पट्टे पर देकर 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना करता है। अतः कथन पहला सही है। NMP के माध्यम से मुद्रीकरण में गैर प्रमुख आस्तियों के विनिवेश के माध्यम से मुद्रीकरण को छोड़कर केवल मुख्य आस्तियां शामिल है। वर्तमान में अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में केवल केंद्र सरकार से के संबंधित मंत्रालय और CPSE की आस्ति को शामिल किया गया है। आगे है कि इस पाइपलाइन का उद्देश्य राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2015 तक 6 वर्षों में 11 ट्रिलियन रुपए के निवेश का समर्थन करना है। अतः कथन 2 सही है। NMP के लिए समय सीमा को रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत शेष अवधि में समाप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं आगे है कि होमी जहांगीर भाभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है ये बताना है। भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1960 के दशक में उनके द्वारा तैयार किया गया था। तो 3 चरणीय जरूर था, लेकिन 1960 के दशक नहीं, 1950 के दशक में। ठीक है, तो पहला गलत हो जा रहा है। उन्होंने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे की स्थापना और निर्देशन किया है। तो ये सही है। भाभा एडम्स पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे होगा केवल 2 और 3, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। होमी जहांगीर भाभा जन्म 30 अक्टूबर 1909 और मुंबई, भारत, और मृत्यु 24 जनवरी को एक अग्रणी भारतीय भौतिक विज्ञानी थे। उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1950 के दशक में होमी भाभा द्वारा तैयार किया गया था। अतः कथन पहला क्या है, सही नहीं है। उन्होंने 2 संस्थानों की स्थापना और निर्देशन किया जो भारत को परमाणु युग में लाएंगे।
कौन? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, शॉर्टकट में TIFR, तथा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, बाद में उनके समापन में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वार्क का नाम बदल दिया गया। अतः कथन 2 सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। भाभा वर्ष 1942 में एडम्स पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। भाभा को उनके प्राथमिक कणों और उनकी अंतःक्रियाओं के सिद्धांत के लिए पुरस्कार मिला। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अतः कथन तीसरा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, केन्या, युगांडा और तंजानिया। उपयुक्त में कितने देश विक्टोरिया झील की तटरेखा साझा करते हैं? ठीक है, तो आप इसको मैप में देख लीजिएगा, यहाँ पे सभी 3 सही है। केन्या, युगांडा, तंजानिया सभी जो है विक्टोरिया झील के साथ अपना तटरेखा साझा करता है। ठीक है, कह रहे विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी तटरेखा केन्या 6%, युगांडा 43% और तंजानिया 51% द्वारा साझा की जाती है। तब विकल्प सी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डायोड का प्राथमिक उद्देश्य पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करके धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने में सहायता प्रदान करना है। अर्धचालक के धनात्मक पक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जबकि ऋणात्मक पक्ष में होल की अधिकता होती है। तो ध्यान देना है कि डायोड का प्राथमिक उद्देश्य पीएन जंक्शन, कितने सही यहाँ पे है, डायोड का प्राथमिक उद्देश्य पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करके धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने में सहायता प्रदान करना है। तो ये हो जाएगा पहला कथन तो सही है। अर्धचालक के धनात्मक पक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जबकि ऋणात्मक पक्ष में होल की अधिकता होती है। तो ध्यान देना, अर्धचालक में धनात्मक पक्ष में क्या है, होल की अधिकता होती है और ऋणात्मक पक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, कितने सही है बताना भी था। डायोड एक विद्युत अवयव है जो लगभग 5 मिमी चौड़ा होता है। इसके संपर्क के 2 बिंदु अथवा टर्मिनल होते हैं, जिन्हें एनोड तथा कैथोड कहा जाता है। डायोड का प्राथमिक उद्देश्य धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने में सहायता प्रदान करना है। यह पीएन संधि डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करके इस कार्य को करता है। कथन एक सही है। पीएन संधि पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालकों के अंतर पृष्ठ पर होता है। आगे देखना है कि अर्धचालक का धनात्मक पक्ष, जिसे पॉजिटिव साइड बोलते हैं, जिसे पी फलक, पी टाइप के रूप में भी जाना जाता है, में कई छिद्र मौजूद होते हैं। अर्धचालक के ऋणात्मक पक्ष, जिसे एन फलक या एन साइड कहा जाता है, में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। कथन 2 सही नहीं है। ठीक है,